चलो, तो अपने बात कर रहे थे इसकी, अम्ब्रेला की बात कर रहे थे, इससे जुड़ा हुआ है अपना कंसेप्ट। तो अम्ब्रेला जो होता है, आपने कहा कि सर ये ठीक है, थोड़ा सा इसका कवरेज ज्यादा होगा तो अच्छा रहेगा, ताकि बारिश की जो बूंदे हैं उनसे हम लोग बच पाएंगे। अगर अदरवाइज अगर पूरा पूरा आपके ऊपर है ये जो भी शेड है, अगर वो सिर्फ आपके ऊपर है जस्ट, तो साइड से बारिश की बूंदे आ ही जाएगी, आप बच नहीं पाओगे, जो आपका पर्पज है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सेम इन द सेम वे, जब कोई भी लेंडर या डिबेंचर होल्डर जब कंपनी को पैसे देता है, तो वो ये चाहता है कि उसका इंटरेस्ट पूरी तरह से कवर रहे। ठीक है, रेशियो का नाम ही क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो वो भी चाहता है कि उसका इंटरेस्ट है वो कवरेज रहे। और इंटरेस्ट का कवरेज किससे होगा? बताओ। कंपनी के पास में क्या एसेट्स है तो बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट की कवरेज कहां से मिलेगी? इंटरेस्ट हर साल पे होता है या फिर हाफ ईयरली पे होता है? हाफ ईयरली, साल में 2 बार पे होता है। कई कंपनियां क्वार्टरली भी पे कर सकती है, बट कम से कम एक बार साल में पे होगा। और इंटरेस्ट का पेमेंट, उसकी कवरेज किस पे डिपेंड करती है? बताओ। करंट असेट्स। बोल रहे करंट एसेट्स पे। और कोई बच्चा? जैसे आपने बताया ना प्रॉफिट। कि प्रॉफिट पे, यस। तो मेरा इंटरेस्ट सिक्योर रहेगा, मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट हर साल रेगुलरली मिल जाएगा, इसकी श्योरिटी कौन देगा? प्रॉफिट। इसकी श्योरिटी कौन देगा? प्रॉफिट। करंट एसेट से तो आप वो पे कर पाओगे, बट अगर प्रॉफिट ही नहीं है, तो कंपनी जब प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी के पास में, तो इंटरेस्ट का पेमेंट भी डूबने के चांसेस हो जाएंगे, कंपनी 50% पे करेगी। इस टाइप की सिचुएशंस हो सकती है। हालांकि इंटरेस्ट का कंपलसरी पेमेंट होता है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म के अंदर आपका इंटरेस्ट सर्वाइव नहीं करेगा। हो सकता है इस साल कंपनी लॉसेज में है, उसके बावजूद भी आपको इंटरेस्ट पे कर दिया, लेकिन ज्यादा लॉसेज में अगर रहेगी तो आपका इंटरेस्ट डूबना तय है। इसलिए इंटरेस्ट की कवरेज चेक करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा प्रॉफिट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो इंटरेस्ट, और जब मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो सिर्फ मेरा इंटरेस्ट नहीं, कंपनी पे ओवरऑल इंटरेस्ट की कितनी ऑब्लिगेशंस है वो सब काउंट होगी। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट खाली मुझे मिल जाएगा। अगर हम डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो कंपनी डिबेंचर होल्डर वालों को, बैंक लोन को, सबको इंटरेस्ट पे करना चाहेगी। तो सारा इंटरेस्ट टोटल में कितना है मेरे पैरेलल में? ये बैंक बैंक लोन वाले, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब मेरे कंपटीटर्स है। ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट लेने के लिए जैसे मैं लाइन में खड़ा हूं, वैसे ये लोग भी साथ में खड़े हैं। तो ओवरऑल इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी के ऊपर कितना है? तो सपोज करो कंपनी के पास 5 लाख का लोन है और 5 लाख के डिबेंचर है, तो 10 लाख का 10% मान लेते हैं, दोनों पे एक बार सेम मान के चल रहा हूं। तो टोटल बर्डन कितना हो गया? 1 लाख। 5 लाख के डिबेंचर है, 5 लाख के लोन है, 10 लाख, दोनों पे 10% मान लो, तो 1 लाख का बर्डन हो रहा है। 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है एनुअल 1 लाख। तो वो 1 लाख पे करने के लिए कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं? 1 लाख से ज्यादा है? ज्यादा है तो कितने ज्यादा है? क्लियर है? उसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसको चेक करने को बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो हमेशा जितने ही कंपनी के प्रॉफिट्स इंटरेस्ट के कंपैरिजन में जितने ही ज्यादा गुना होंगे, उतना ही बेस्ट है। अगर कंपनी का प्रॉफिट 1.5 लाख है, आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा कि नहीं? यस, इस साल का तो मिल जाएगा, ये तो कंफर्म है। 1,50,000 है, 1 लाख का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन 1,50 से 1 लाख से नीचे आते टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट 10 लाख है, ठीक है, तो 10 टाइम्स ज्यादा है, मुझे जितना इंटरेस्ट चाहिए उससे 10 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगले साल से अचानक से कंपनी लॉस में आ जाए। तो अगर प्रॉफिट कम भी हो गया, उसका बिजनेस डाउन भी हो गया, तो भी मेरा इंटरेस्ट सुरक्षित है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कंपनी के प्रॉफिट्स है वो कितने गुना है, कितने गुना है, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और जितने ही ज्यादा गुना उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो चलो लिखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। रेशियो का नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्योंकि ये इंटरेस्ट की कवरेज बताता है कि कितने गुना कवर है। तो ऊपर में हम लेंगे पीबीआईटी। पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट, और डिवाइड बाई इंटरेस्ट। और कुछ लोग इसको फिक्स्ड चार्जेस भी बोलते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस मतलब जितना भी इंटरेस्ट है जिस जिस इंस्ट्रूमेंट पे, वो सब इंटरेस्ट की टोटल करके यहाँ डिवाइड करेंगे। और ऊपर में लिया है प्रॉफिट। प्रॉफिट भी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्या लिखा है? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि आपको पता हो तो
टैक्स हमेशा इंटरेस्ट पे होने के बाद में चार्ज होता है। क्लियर है? तो जो प्रॉफिट कमा रखा है उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट चुका सकते हो, उसके बाद टैक्स चार्ज होगा। इसलिए हमें प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स। अब सर बिफोर इंटरेस्ट क्यों चाहिए? तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट चुकाने से पहले कितना प्रॉफिट है वही तो मैटर करता है। इंटरेस्ट चुकाने के बाद में कुछ बचे नहीं बचे हमें क्या करना? यार इंटरेस्ट चुकाने से पहले कितना प्रॉफिट है वो हमारे काम का है, उससे हमें कवरेज मिलेगी। तो इसलिए लेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर ये पीबीआईटी कैसे निकालते हैं हम लोग, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अभी समझाता हूं। तो ये आपको फंडा क्लियर हो गया। और एक और चीज इसमें ध्यान रख लो, आइडियल भी इसका लिख सकते हो तुम। वैसे ऐसा कुछ आइडियल नहीं है फिक्स, बट फिर भी 6 to 7 टाइम्स। अगर 6 से 7 गुना कवरेज है, प्रॉफिट हमारे 6-7 गुना है, 8 गुना है, 10 गुना है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 4 गुना है, 3 गुना है प्रॉफिट, 2 गुना है, तो खराब है, सिचुएशन खराब है, इंटरेस्ट की कवरेज सही नहीं है। हो सकता है 2-4 साल बाद, क्योंकि लोन, और ये छोटे मोटे लेंडर नहीं देखते, जिन्होंने 5 साल से ऊपर का लोन दे रखा है उन लोगों के लिए काम का है। छोटे मोटों को तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 साल को जिसको इंटरेस्ट लेना है वो मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा लंबी चोट। लेकिन जिसको 10 साल तक इंटरेस्ट लेना है कंपनी से, वो चेक करेगा कि कंपनी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। क्लियर है? तो ये लिखा हमने आइडियल। अब ये समझो कि पीबीआईटी जो है वो क्या है, इसको लिख लो आप लोग इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आपका जैसे सेल्स होता है या रेवेन्यू जिसको बोलते हैं हम लोग, लेस एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये आपका बच जाता है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपने इंटरेस्ट अभी तक घटाया नहीं है, और टैक्स तो आपका प्रॉफिट निकलने के बाद लेस होता है, तो कभी भी वो एक्सपेंसेस के साथ में नहीं आता है। फिर आपको लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, जितना भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे बैंक लोन पे है चाहे डिबेंचर पे है। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और जैसे ही इंटरेस्ट लेस किया, अब ये क्या बच जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे ही इंटरेस्ट लेस किया वैसे ही बच जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जो टैक्स आपका लगता है, लेस टैक्स, मान लो 20% है, तो वो 20% हमेशा किस पे चार्ज होगा? इस पे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एट द रेट 20%। तो यानी कि आपको टैक्स चार्ज करने के लिए पीबीटी निकालना जरूरी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उस पे ही आप टैक्स चार्ज करोगे। और ये जैसे ही टैक्स आप लेस करोगे, ये आपके पास में आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी जिसको बोलते हैं हम लोग। और इसके अंदर ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन के अंदर पी की जगह ई से रिप्लेस कर देते हैं, ई। जैसे यहां मैं लिख दूं ईबीआईटी, अर्निंग, ई का मतलब अर्निंग। अर्निंग कंपनीज के अंदर प्रॉफिट से ज्यादा वर्ड अर्निंग यूज होता है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों सेम है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं अपने को। ये इनकम स्टेटमेंट आप लोग नोट कर लो इसको। ये सर क्यों नोट करवाया अभी समझाता हूं। क्वेश्चन के अंदर बहुत बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा, इसके अंदर और कोई समस्या ही नहीं है। इंटरेस्ट तो आप आराम से निकाल लोगे, आपको दे रखा है, या तो इंटरेस्ट डायरेक्ट दे देगा या फिर आपको लोन की अमाउंट दे देगा और उसके साथ इंटरेस्ट की रेट बता देगा। तो या डिबेंचर के आगे हमेशा रेट लिखी हुई होती है और वैल्यू आपको पीछे मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे। तो इंटरेस्ट में कोई समस्या नहीं। निकालना क्या है? पीबीआईटी। और पीबीआईटी कहां से निकालना पड़ेगा? यहां से। ये गिवन होगा, आपको इससे यहां तक पहुंचना है। बस देख लो, फंडा इतना सा है, यहां से यहां तक पहुंचना है और आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंप्लीट। वो लोग पहुंच जाएंगे अपने आराम से। क्या करेंगे? सबसे पहले टैक्स ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले टैक्स ऐड करना पड़ेगा, लेस हो चुका है, मुझे यहां तक आना है, तो वापस ऐड करो टैक्स, तो पीबीटी आएगा। फिर इंटरेस्ट ऐड करो तो पीबीआईटी आ जाएगा। रिवर्स कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं, सिर्फ एक समस्या आती है, टैक्स बच्चे गलत निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पीएटी है 1,80,000, टैक्स रेट है 40%, इंटरेस्ट है 60,000, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सर हमें इंटरेस्ट कवरेज के लिए चाहिए क्या? पीबीआईटी अपॉन आई। तो पीबीआईटी तो सर मिसिंग है, लेकिन आई पता है कि 60,000 है। बस
अब तुम पीबीआईटी निकाल लो, बस काम खत्म। कैलकुलेशन ऑफ पीबीआईटी, तो सर अपने पास तो पीएटी है, लिखो पीएटी 1,80,000। अभी समझो, पीएटी 1,80,000, इसमें करना है ऐड टैक्स। टैक्स कितना है? 40%। 40%, बट ये ध्यान रखना टैक्स हमेशा पीबीटी पे लगता है, इसलिए यहां पे ये गलती मत करना कि 1,80,000 का 40% निकाल लेता है। इसमें से ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है टैक्स, टैक्स इस पे नहीं लगा था। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। सर हम नहीं करेंगे, चलो फिर ठीक है। तो 1,80,000 के अंदर टैक्स घट चुका है, टैक्स रिड्यूस हो चुका है, यानी कि अगर 100% था पीबीटी तो टैक्स घटने के बाद बचा है 60, ये 60% है। तो टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है उसको मैं यहां लिख देता हूं, टैक्स बराबर पीएटी इंटू टी अपॉन 100 माइनस टी। ठीक है, वैसे तो आपको पता है, आप पीबीटी एज्यूम कर लो, पीबीटी पे परसेंटेज है, पीबीटी को 100 मान लो, पीबीटी को आप 100 मान लो, पीबीटी आपका 100 हो गया तो टैक्स 40 हो गया, तो पीएटी अपने आप 60 हो गया। क्लियर है? 100 40 60, और फिर 60 के नीचे आप 1,80,000 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया अपना। ठीक है, लॉजिकल तरीका। बट कोई लॉजिकल से फंस जाए, कोई दिक्कत हो, तो टैक्स का फॉर्मूला भी है ये टैक्स निकालने का, पीएटी इंटू टी अपॉन 100 माइनस टी। तो पीएटी कितना? 1,80,000। टी कितना? ठीक है, परसेंटेज इग्नोर कर दो, परसेंटेज है वो इग्नोर कर दो, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ परसेंटेज होगा तो वैसे भी कट हो जाएगा। तो टी का मतलब 40, 100 माइनस टी का मतलब 60। सोल्व कर लो इसको, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी ऐसे ही सोल्व होगा। तो ये आपका बन गया 1,20,000। 1,20,000 ऐड कर दो तो ये आ गया 3 लाख। ये पीबीटी है आपका। अब देखो, क्रॉस चेक करके देखो, 3 लाख का 40%, टैक्स हमेशा पीबीटी पे लगता है, 3 लाख का 40%, 1,20,000 लेस होके बचा था 1,80। और अगर आप 1,80 पे 40% निकाल रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। तो ये पीबीटी हो गया 3। उसके बाद ऐड कर दो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो कि गिवन था अपने को पहले से 60,000, ये जैसे ही ऐड किया, ये इंटरेस्ट ऐड करते ही पीबीआईटी आ गया 3,60,000। और ये 360 यहां लेके आओ तो ये आ गया 6 टाइम्स। इस रेशियो का आंसर हमेशा टाइम्स में। और एक और काम की बात सुन लो कि इंटरेस्ट कवरेज, ये वाला अभी इसका आंसर होगा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज गुड। ठीक है, ओवरऑल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 टाइम्स आइडियल है, 6 से 7 गुना है या उससे ज्यादा है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उससे कम है तो खराब है। और ज्यादा सर अगर 50 गुना है तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सर अगर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 गुना है, यानी कि थोड़ा सा कम है, 6 से थोड़ा कम है, तो सर कंपनी ऐसा क्या करे कि उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंप्रूव हो जाए? बताओ, कोई सजेशन देगा? सर रेवेन्यू बढ़ाने की या एक्सपेंस कम करने की, ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए। प्रॉफिट बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉफिट अगर बढ़ जाते तो वो तो वैसे भी कंपनी बढ़ाना चाहती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात ही छोड़े, प्रॉफिट तो वैसे भी बढ़ाना चाहती है। हर कंपनी, ये मान के चलो कि कंपनी के प्रॉफिट मैक्सिमम पे है, अभी प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा सकती। हाँ, केशव राठी ने एक आंसर लिखा है, लोन कम लेगा। भाई जो ले रखा है वो तो है ना, जो ले रखा है वो है, उसका इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ। केशव राठी वाला आंसर सही लग रहा है मुझे। लेकिन ये कह रहा है लोन कम लेगा, लोन कम नहीं लेंगे बल्कि एग्जिस्टिंग लोन को रीपे कर देंगे। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को बैलेंस करना है तो कुछ लोन का अमाउंट जो है ना उसको रीपे कर देंगे, बाकी सब सिचुएशन सेम मान के चल रहा हूं कि प्रॉफिट्स हमारे हैं वो उसी रेट से रहेंगे, जिस रेट से अभी हो रहे थे उसी रेट से रहेंगे। ठीक है, खर्चे भी सेम रहेंगे। तो आप अगर लोन रीपे कर देते हो या डिबेंचर्स को रीपे कर देते हो, सारे को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ 60 की जगह 40,000 हो जाए, लोन रीपे करने से इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाए, तो मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंप्रूव हो सकता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंप्रूव करने के लिए रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन इज ए गुड ऑप्शन। ठीक है, समझ आया? हाँ, और वो प्रॉफिट बढ़ने से, और वो सारी बात सही है आपकी कि हाँ सर इसको ऊपर वाले को बढ़ा दो, बट प्रॉफिट बढ़ना अपने हाथ में नहीं है। बुक का मैं एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं और वो मैं नहीं करवाऊंगा, तुम्हारे को खुद ही करना है। लिखो फटाफट से डाटा लिखो, 5-6 डाटा है।
और इसके अंदर सबसे मजे की बात है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ साथ पूरा का पूरा सोल्वेंसी के चारों पॉइंट वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और अच्छा, जहां पे आप नोट्स लिखो वहां पे ध्यान रखना, मैं यहाँ भूल गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ में लिख लेना ब्रैकेट में डेट सर्विस रेशियो। इसका भी एक और नाम है, निकनेम है, डेट सर्विस रेशियो भी इसको बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डेट सर्विस रेशियो कैलकुलेट करो, फिर आके बोल दोगे कि सर ये तो सिलेबस में ही नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। डेट सर्विस रेशियो, ठीक है, इसी का एक और नाम है। और अभी एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें पूरा सोल्वेंसी रेशियो आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो 3 लाख रुपए, 10% पीएस कैपिटल 1,20,000, कैपिटल रिजर्व 60,000, पी एंड एल बैलेंस 1,20,000, 12% डिबेंचर, 10% मोर्गेज लोन, अमाउंट है डिबेंचर का 50,000, लोन का अमाउंट है 1,50,000, फिर है सीएल 2,80,000, फिर है एनसीए 4,80,000 और फिर सीए 6 लाख। चलो, और पूछा है सोविंग द फुल वर्किंग कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। और फॉलोइंग रेशियो के अंदर लिखा हुआ है डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63,000 और टैक्स 50%। ये लो करो, बहुत गजब का क्वेश्चन है, पूरा सोल्वेंसी रिकेप हो जाएगा। इससे बढ़िया क्वेश्चन हो ही नहीं सकता सोल्वेंसी की प्रैक्टिस के लिए। कुछ भी इधर उधर, पूरा अपना दिमाग का यूज करना है, ठीक है, पूरा अपना दिमाग का यूज करना है, पूरा दिमाग का यूज करो, सब चीजें सामने दिखेगी तुम्हारे को। So debt equity ratio is 0.33:1. Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड। एनसीए, सीए, ये लोन नॉन करंट 2 लाख, ये चारों शेयर होल्डर फंड 6 लाख, Sir, proprietary 0.55:1. 0.55 रेशियो 1, और ICR है 7 times. 7 टाइम्स। ये देखो, अगर ये देखें तो सारी चीजें अपने पास में है, सब चीजें अपने पास में है, कोई भी समस्या ही नहीं है। और टोटल मैच हो रही है 10,80,000 दोनों तरफ। तो ये आ गया डी, ये आ गया ई, और टोटल एसेट 10,80,000। तीन तीन चीजें चाहिए अपने को, वो 3 रेशियो के लिए। तो ये तीनों आते ही 3 रेशियो खत्म, सिंपल एकदम, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। डेट अपॉन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट अपॉन डेट, तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो, और ई अपॉन टोटल एसेट्स, तो प्रोप्राइटरी रेशियो। हो गए ये 3 रेशियो। अब बचा चौथा रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। फॉर्मूला लिखो, पीबीआईटी कितना कवरेज है डिवाइडेड बाई आई। तो आई तो ये रहा सामने, 50,000 का 12% कितना होता है, 6,000, तो 6,000 आई प्लस 10% ऑफ 1.5 लाख, 1,50,000 का 10% हो गया 15,000। बोलो सबको समझ आया? इंटरेस्ट कितना है, फिक्स्ड चार्ज कितना है अपने पास इंटरेस्ट का, 21,000 रुपए। तो ये डिवाइड में हो जाएगा 21,000। ऊपर चाहिए मुझे पीबीआईटी, तो पीबीआईटी मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करें पीबीआईटी? क्वेश्चन में गिवन है अपने को, ये लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीबीआईटी। क्वेश्चन में गिवन है पीएटी, कितना है पीएटी, 63,000। ऐड करो टैक्स, 50% टैक्स कटा होगा, तो कटने के बाद 50 बच गया, ठीक है। तो पीएटी और टैक्स है वो आपका इक्वल हो जाएगा इस केस में। सर वो फॉर्मूला लगा के करें, कर लो। 63 इंटू टैक्स 50 डिवाइडेड बाई 100 माइनस टैक्स, तो 100 माइनस 50 करोगे तो भी 50, 50/50, तो ये आपका 63 टैक्स हो गया। तो ये बच गया 1,26,000 पीबीटी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सर ये पीएटी लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है, आफ्टर इंटरेस्ट है कि नहीं है? तो वो कॉमन सेंस है, जब टैक्स घटा हुआ है इसका मतलब इंटरेस्ट तो 100% घटा हुआ है, क्योंकि कभी भी टैक्स पहले नहीं घटता इंटरेस्ट से, तो इसलिए इंटरेस्ट भी घटा हुआ है, इंटरेस्ट भी वापस ऐड करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट अभी निकाला था हमने 21,000, 21,000 वापस ऐड करो, ये कितना आया 147। ये लिखो पीबीआईटी, तो यहां आ जाएगा 147 डिवाइडेड बाई 21, तो पूरा पूरा 7 टाइम्स जा रहा है। तो ये हो गया, ये इतना सा फंडा होता है, बहुत सिंपल है। तो एक्टिविटी रेशियो
या फिर एक्टिविटी को परफॉर्मेंस रेशियोज भी बोला जाता है। देखो, एक्टिविटी और परफॉर्मेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि फर्म की अंदर एक्टिविटी सही हो रही है कि नहीं हो रही है। और परफॉर्मेंस किसकी? परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एसेट्स, ढंग से परफॉर्म कर रही कि नहीं कर रही है। कुल मिला के एक्टिविटी ये चेक करता है कि कंपनी की जो एसेट्स है या कंपनी की जो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक्टिविटी रेशियो से ये पता नहीं चलता कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है कि बुरी है, उससे ना अपने को लिक्विडिटी पता चलती, ना सोल्वेंसी पता चलती। इससे ये पता चलता है कि जो हमारे मैनेजर्स है, वो मैनेजर्स ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे एक मैनेजर है जो परचेज और सेल का काम देखता है, या मान लो स्टॉक से रिलेटेड काम देखता है, तो वो मैनेजर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टॉक हमारा मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर हम देखते हैं कि जो एक कलेक्शन डिपार्टमेंट है, डेटर्स से पैसा टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेटर्स में ज्यादा बैड डेट्स तो नहीं हो रहे हैं, तो डेटर्स का मैनेजमेंट ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रेडिटर्स का मैनेजमेंट ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारी जो फिक्स एसेट्स है उनका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारा जो अपने चेक करते हैं, ओवरऑल फर्म की एक्टिविटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है तरह तरह के मैनेजर्स की, उसको चेक करने के लिए जो रेशियोज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज। और इसके अंदर काफी सारे रेशियो, कई तरह के रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में 4 रेशियोज है। तो सबसे पहले लिख लो वो 4 रेशियोज कौन कौन से हैं। द फर्स्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री सबको पता ही है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, वहां पे हम लोग स्टॉक नहीं बोल के इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री वर्ड ही आपको क्वेश्चंस में, एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका होता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज रिसीवेबल? रिसीवेबल इज डेटर्स, और बिल रिसीवेबल हो तो वो भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो कंबाइंडली हम लोग रिसीवेबल्स बोलते हैं इसको। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देन थर्ड इज पेबल यानी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, और इसको कई बार कुछ लोग वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ट्रेड वर्ड भी आगे लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। और लास्ट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगर मैं बोलूं वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो वो कौन सा रेशियो है? करंट रेशियो का एक और नाम है। हाँ, करंट रेशियो का एक और नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। लेकिन जब बोलूं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, बीकॉम के एग्जाम में, तो पूछा था वर्किंग कैपिटल रेशियो, और बच्चे पता है क्या निकाल के आ गए? काफी बच्चे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बीकॉम के अंदर आपका रेशियो का चैप्टर एज इट इज लगेगा। रेशियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगेगा। कॉमर्स के अंदर कोई भी एग्जाम में जाओगे तो ये चैप्टर जरूर आएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्लियर है। तो ये 4 रेशियोज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है सर, नाम तो ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले तो ये समझ लो टर्नओवर का मतलब क्या है। पता है किसी को टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर Sales या revenue. Sales. हाँ, Sales या revenue. रेवेन्यू फ्रॉम ईयर, ठीक है, दोनों का ठीक है। ये इसको टर्नओवर बोलते हैं हम लोग, सेल्स को टर्नओवर बोल देते हैं कि कितना टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर कितना है उस कंपनी का, या ये ठीक है ना 5,000 करोड़ का टर्नओवर है, ऐसा सुनते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ अलग है टर्नओवर का मतलब। यहाँ पे टर्नओवर का मतलब है कितनी बार रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हो गया। जैसे इसको ऐसे समझो कि आपके पास में एनी टाइम कितना स्टॉक रहता है? 50,000 का। दुकान के अंदर आपका जो स्टॉक रखने की कैपेसिटी है, या फिर आपके पास पैसों की जो कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप एट ए टाइम कितना स्टॉक रखते हो? 50,000। हो सकता है कभी 10,000 कम हो जाए, कभी 5-10,000 ज्यादा हो जाए, बट ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक आप मेंटेन करते हो एनी टाइम? दैट इज 50,000, ठीक है। हर दुकान का ऐसा सिस्टम होता है। कोई बहुत बड़ी दुकान है तो 5 लाख मेंटेन करता होगा, क्लियर है, किसी का 2 लाख होगा, बट एक एवरेज
स्टॉक हर आदमी मेंटेन करता है कि नहीं? कभी ऐसा तो नहीं देखा कि पूरी खाली हो रखी है दुकान, या वो बोल रहा है कि पूरी दुकान खाली हो जाएगी, सारा सामान बिक जाएगा, फिर नया मंगवाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, एनी टाइम कुछ ना कुछ स्टॉक रहता है, जिसको हम लोग एवरेज स्टॉक बोल सकते हैं। इसको रफली ही बोल सकते हैं, एग्जैक्टली बता पाना कि एवरेज कितना था, क्योंकि हर डे चेंज होता है स्टॉक। तो ऑन एन एवरेज हम निकाल सकते हैं, वो हमने पता कर लिया कितना है, 50,000। कभी भी आप उसकी दुकान पे जाओ, लगभग 50,000 के आसपास का स्टॉक उसके पास मिलेगा। हमने कहा ठीक है, यानी स्टॉक के अंदर कितना पैसा उसका ब्लॉक रहता है एनी टाइम, 50,000। 50,000 का इन्वेस्टमेंट वो स्टॉक के अंदर एनी टाइम करके रखता है, ठीक है? इतना स्टॉक उसके पास रहता है हमेशा। हमने उससे पूछा कि तेरी कितनी, मतलब टोटल सेल्स कितनी कर दी, टोटल सेल्स या टोटल कितनी कॉस्ट का सामान तूने बेच दिया पूरे साल के अंदर? तो उसने कहा मैंने 2 लाख का सामान बेचा है, ठीक है? सेल्स कितनी है, या कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो इसको, 2 लाख। अब मैं क्या बोलूंगा इसको कि इसका मतलब उसका स्टॉक 4 बार टर्नओवर हो गया। उसका स्टॉक मतलब ये जो ए कंपनी है, ए कंपनी का स्टॉक एक साल में 4 बार टर्नओवर होता है। बोलो समझ आया टर्नओवर वर्ड? स्टॉक 4 बार टर्नओवर होता है। कैसे निकाला मैंने? 2 लाख का सामान टोटल बेचता है और एक टाइम पे 50,000 का होता है, यानी कि 50,000 का पूरा बिक गया, फिर 50,000 का आ गया। ऐसा होता नहीं आ रहा 10-20,000 का आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल कितनी बार स्टॉक उसका रिपीट हो गया, कितनी बार उसका टर्नओवर हो गया, तो क्या बोलोगे? 4 बार। अब मुझे ये बताओ कि ये टर्नओवर निकालने से हमें क्या पता चल रहा है? हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक है वो मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टॉक की स्पीड कैसी है, मूवमेंट कैसी है। और सर हम मूवमेंट का क्या करेंगे, क्योंकि मूवमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉक का चलना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ही ज्यादा चलेगा स्टॉक, उतना ही ज्यादा सेल बढ़ेगी और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। बातें समझ आ रही है सबको? जितना ही स्टॉक में टर्नओवर ज्यादा होगा, उतना ही सेल बढ़ेगी हमारी और उतना ही हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसलिए हम लोग चेक करते हैं कि हमारा स्टॉक टर्नओवर कितना है। तो यहां पे मैंने स्टॉक टर्नओवर कैसे निकाला? 2 लाख साल भर का कॉस्ट ऑफ सेल्स है और एट ए टाइम मैं 50,000 मेंटेन करता हूं, तो मेरा स्टॉक कितनी बार टर्नओवर हो रहा है? 4 टाइम्स। अभी एक और फर्म है, फर्म बी, जिसके पास में, जिसकी सेल्स है 1,50,000 की, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और एवरेज स्टॉक उसके पास 30,000 होता है। थोड़ी छोटी फर्म है इससे। तो ये ए फर्म का डाटा था, ये बी फर्म का डाटा है, इसका टर्नओवर आ रहा है 5 टाइम्स। अब बताओ दोनों फर्म में कौन सी फर्म का स्टॉक की पोजीशन अच्छी है? ए फर्म अच्छी है कि बी फर्म अच्छी है? ए फर्म। बी। बी। बी फॉर्म। बी फॉर्म। अगर अभी आपको सेल्स के हिसाब से नहीं देखना था ना, मैंने प्रॉफिट के हिसाब से, हमें सेल्स प्रॉफिट कुछ नहीं देखना है। हमें क्या देखना होता है कि एक्टिविटी कैसी हो रही है, ठीक है? आपका सबसे मेन काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना। और वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स अगर आप ज्यादा से ज्यादा एसेट रख करके करते हो तो कोई मतलब नहीं। कम एसेट में ज्यादा सेल कौन कर सकता है? यानी कम पैसों के अंदर ज्यादा सेल कौन दे सकता है? दैट इज द मैनेजमेंट। समझ आ रही है बात? तो ये आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। ये उसका स्टॉक मैनेजर या जो भी है हमारा, उसका या मालिक खुद ही सिलेक्शन करता है। अगर आप स्टॉक का सिलेक्शन गलत करते हो, आपका स्टॉक 6-6 महीने 1-1 साल तक सेल ही नहीं होता है, कस्टमर उसको पसंद नहीं करता है, तो बताओ दिक्कत है कि नहीं है? तो जितना ही ज्यादा टर्नओवर हो रहा है उतना अच्छा है। यहाँ पे मैं सेल्स को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉक कितना रखता है उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ये कंपेयर कर रहा हूं कि स्टॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे 4 गुना चला है, यहाँ पे 5 गुना चला है। जितना ही ज्यादा चल रहा है उतना बेटर है। ये 5 टाइम्स ही कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे सेल्स मान लो 3,60,000 होती तो ये हो जाता 12 टाइम्स। अब बताओ अब क्या है? सर बहुत अच्छा है, कह रहे 12 टाइम्स टर्नओवर हो रहा है, यानी ये बंदा 30,000 का स्टॉक मेंटेन करता है, पैसे सिर्फ 30,000 के इन्वेस्ट करके रखता है स्टॉक के अंदर, और सेल कर रहा है 12 टाइम्स, 12 गुना, इससे भी ज्यादा। अब बताओ कौन अच्छा? सर ऑफकोर्स ये अच्छा है, इसका स्टॉक मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है? हो सकता है प्रॉफिट ये कमा रहा है ज्यादा या कम कमा रहा है, प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा मैं,
बट स्टॉक का मैनेजमेंट दोनों में से किसका अच्छा है? तो बी फर्म का, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम प्रॉफिट और में कंपेयर नहीं करना, ना हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है? इन्वेंट्री की एक्टिविटी सही है कि नहीं है, इन्वेंट्री में परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम निकालते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बन गया एकदम सिंपल सा, कि साल भर में कितना कॉस्ट का सामान आपने बेचा डिवाइडेड बाई एवरेज कितना स्टॉक आप रखते हो। तो इसका फॉर्मूला भी लिख लो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी सीओजीएस का टाइम गया, इसी को लिखना पड़ेगा। ये है क्या सर? ये सीओजीएस है जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये वही है। पर हर जगह एग्जाम में कहीं भी सीओजीएस लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, सब जगह कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा होगा, और आपको भी फॉर्मूले में यही वर्ड यूज करना है, ठीक है? सेल्स को बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको अभी तक नहीं पता है, हेडिंग वाले चैप्टर में सब कुछ बता रखा है, इसीलिए वो चैप्टर पहले करवाता हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे सेल्स को, और सीओजीएस को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है? तो इससे कोई कंफ्यूज नहीं हो, ध्यान रखना, हर जगह क्वेश्चन में यही वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे। डिवाइडेड में कर लो एवरेज इन्वेंट्री, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी इन्वेंट्री कितने बार चेंज होती है, साल में कितनी बार चेंज हो जाती है, कितनी बार रोटेट हो जाती है, और जितनी ही ज्यादा बार रोटेट हो उतना बेस्ट है, ठीक है? 10, 15, 20 बार हो बहुत अच्छा है। सर 100-200 बार रोटेट हो रही है, 100-200 बार रोटेट हो रही है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब फिर बाद में वो नहीं रह जाता है कि आपकी वो फिर आप क्या कर रहे हो, आप जानबूझ के स्टॉक कम मेंटेन कर रहे हो, आप कम स्टॉक मंगवाते हो, डेली का डेली आप स्टॉक मंगवा रहे हो, डेली का डेली स्टॉक मंगवा रहे हो, थोड़ा 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 थोड़ा, तो इस तरह से रोटेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, एवरेज इन्वेंट्री कम कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा वो वैसे करने से भी कोई मतलब नहीं। बट ऑन एन एवरेज लगभग अगर 12-15 गुना हो, आइडियल कुछ भी नहीं है, ऐसे ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 12-15 गुना अगर टर्नओवर हो रहा है तो अच्छा है। और बाकी अलग अलग इंडस्ट्री वाइज अलग अलग डिपेंड करता है। कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, रेगुलर सेल नहीं होती है, तो वहां पे टर्नओवर थोड़ा कम है, वो भी ठीक है। और कहीं पे ज्यादा रिटेल सेल होती है तो टर्नओवर ज्यादा होगा, ठीक है? तो डिपेंड करता है, अलग अलग इंडस्ट्री वाइज डिपेंड करता है। बाकी 12-15 गुना टर्नओवर नॉर्मली ठीक समझा जाता है। चलो अब बात करते हैं सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? Opening stock plus purchase plus direct minus closing. स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग Inventory इन्वेंट्री closing प्लस परचेज purchase plus plus प्लस wages, salaries. वेजेस सैलरीज। direct नहीं sir, expense. salary नहीं है. देखो डायरेक्ट इंडायरेक्ट अब मैं नहीं समझाने वाला, डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, अगर जिसको नहीं पता है वहां यहाँ दिक्कत फंसेगा वो पक्का। ये Sir, इतना सा wages फंडा, ये नहीं है. वेजेज आ जाएगा, सैलरीज नहीं आता है, वेजेज एंड सैलरी आ जाएगा, कैरीज इनवर्ड या खाली कैरीज है तो भी आ जाएगा, फ्राइट आ जाएगा, और बाकी के जो खर्चे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अगर फैक्ट्री लिखा हुआ है तो आ जाते हैं। और उसके अलावा डायरेक्ट खर्चों में आपके हो गए परचेज के ऊपर कोई कमीशन, ऑक्ट्रॉय वगैरह, परचेज के ऊपर टैक्स वगैरह तो वो आ जाएंगे, और रॉयल्टी आ सकता है, और ये अपने पावर वगैरह, गैस, फ्यूल, ठीक है? ये सब खर्चे डायरेक्ट होते हैं, उसके अलावा बाकी सब इनडायरेक्ट होते हैं। सैलरी, रेंट इनडायरेक्ट है, रेंट में पर्टिकुलरली फैक्ट्री लिखा है तो डायरेक्ट है, नहीं तो रेंट इनडायरेक्ट है, लाइटिंग इनडायरेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट है, क्लियर हो गया? सैलरी इनडायरेक्ट है, डॉक चार्जेस डायरेक्ट है, वो परचेज का खर्चा होता है डॉक चार्जेस, ठीक है? डॉक चार्जेस जब शिप आता है ना, शिप से सामान आता है परचेज किया हुआ, तो उस पे जो डॉक चार्जेस लगते हैं वहां पे, और जब सेल के टाइम डॉक चार्जेस लगेंगे वो हमारी बुक्स में कभी होते ही नहीं है, क्योंकि वो तो जिसने खरीदा है उसको पे करने पड़ेंगे, तो इसलिए डॉक चार्जेस जब भी आएगा वो परचेज से रिलेटेड खर्चा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये खर्चे हैं डायरेक्ट, ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपको सब पता है। और ओपनिंग अपने जोड़ते हैं, कॉस्ट का पार्ट है, परचेज कॉस्ट का पार्ट है, क्लोजिंग जो बचा हुआ रह गया वो लेस कर दो तो पता चल जाएगा कि जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, ठीक है? और यहाँ पे रखो डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। इसको निकालने का एक और तरीका बता दूं, ये भी तुम्हारे को पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस, क्या करूं माइनस? Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जीपी, ये तुम्हारा निकल जाएगा। तो वो एक ही बात है, ये घटाते हैं तो जीपी आता है, जीपी वापस घटा दो। कई बार क्वेश्चन में होगा जीपी दे रखा होगा तो वैसे निकाल लेंगे, कई बार ये इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो वैसे निकाल लेंगे, ठीक है? और अगर ग्रॉस लॉस हो, ये तो बताने वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, बट फिर भी लिख देता हूं, कई नालायक हैं, प्लस जीएल लॉस होगा। इसका मतलब क्या है
कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ज्यादा थी, रिवेन्यू कम था, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ज्यादा थी तो उसमें ग्रॉस लॉस ऐड कर दो। चलो, तो ये तुम्हारा ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू और एवरेज इन्वेंट्री तो ऑलरेडी बता रखा है, इसमें तो कुछ झंझट Opening है नहीं। inventory plus closing inventory by 2. ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री आराम से निकल जाएगा। और यहाँ पे ये इसको इतना अच्छे से समझो कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो खुद ने दे रखा है और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकाल लिया, तो उससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री आने के बाद में जो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 वाला रिलेशनशिप है, उससे हम चाहे तो ओपनिंग या क्लोजिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग का आधा है, तो मैंने ओपनिंग को x मान लिया तो क्लोजिंग मेरा 2x हो गया, अपॉन 2 करूं तो सामने एवरेज इन्वेंट्री जितनी निकाल रखी है वो लिख दो। क्लियर है? तो x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो हमने x की वैल्यू ओपनिंग आ गई, 2 से गुणा करेंगे क्लोजिंग आ जाएगी। तो इस टाइप की रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और फंडा यहां पे लिख लो, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, या इसको स्टॉक वेलोसिटी भी बोलते हैं और भी कई तरह से बोलते हैं, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी बोलते हैं इसको। जैसे अभी यहाँ पे मैंने कहा कि मेरा टर्नओवर साल में 12 बार होता है, मेरा स्टॉक का टर्नओवर, इन्वेंट्री का टर्नओवर कितनी बार होता है, 12 टाइम्स होता है। अच्छा है, स्टॉक सही चलता है। तो अभी क्वेश्चन ये आएगा माइंड में कि सर इसका मतलब आपका स्टॉक टर्नओवर होने में, एक बार टर्न होने में कितना टाइम लगता है? तो मैं बोलूंगा कि साल में 12 महीने और मेरा टर्नओवर होता है 12 बार, तो 12 महीने 12 बार टर्नओवर, तो यानी कि एक महीने में एक बार। क्लियर है? और अगर 6 बार टर्नओवर होता है तो मैं क्या बोलूंगा, 12/6, तो यानी 2 महीने से एक बार टर्नओवर होता है। तो होल्डिंग पीरियड कितना हो गया इन्वेंट्री का, एवरेज होल्डिंग पीरियड। हो सकता है कोई इन्वेंट्री आते ही सेल हो जाती है, कोई 4 महीने तक सेल नहीं होती है, बट ऑन एन एवरेज मेरा होल्डिंग पीरियड कितना है, 2 महीने। क्लियर है? तो जितना ज्यादा होल्डिंग पीरियड है उतना दिक्कत है, होल्डिंग पीरियड जितना ज्यादा है उतना खराब है, होल्डिंग पीरियड कम होगा उतना बेटर है। तो होल्डिंग पीरियड भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और होल्डिंग पीरियड जब भी आपको निकालना है या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालना है, तो नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर और नंबर ऑफ मंथ्स, मंथ में निकालना है तो 12 ले लो, डेज में निकालना है तो 365 ले लो, डिवाइडेड बाई ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि टोटल टर्नओवर कितनी बार हुआ, ऊपर में दिन लिख दो, 365 दिन, या 360 भी ले लेते हैं हम लोग राउंड ऑफ करने के लिए, तो 360/12, तो एवरेज पीरियड हो गया 30 डेज। ठीक है, और वही मंथ में निकालना है तो 12/12, 1 मंथ। तो सर हमें कैसे निकालना है, हम लोग अगर कुछ नहीं बोलेगा तो डेज में निकालेंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग डेज में निकाल देंगे, पूछेगा तो निकलेगा आराम से। ये आपका कंप्लीट नोट्स है इसके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो फटाफट से। हाई रेशियो इंडिकेट्स बेटर सिचुएशन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हायर ही अच्छा है, और आइडियल मैं लिखूंगा नहीं इसमें क्योंकि आइडियल कुछ फिक्स नहीं है, बस ठीक है 10-12 गुना 15 गुना हो तो अच्छा है, 2-3 गुना हो तो खराब है। यस, ये जो कंपैरिजन है इस रेशो से, वो जो सेम स्केल की कंपनीज होती हैं उन्हीं में एप्लीकेबल रहेगा ना, किसी उन्हीं के अंदर एप्लीकेबल रहेगा, दूसरे कंपनी के साथ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखो इसमें अगर वैसे ये तुम्हारे काम का नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी अलग काम करते हैं। ठीक है, ये तो खाली रेशियो हमने कर लिया, रट्टा मार लिया, बट और भी बहुत सारी प्रैक्टिकली चीजें सोचनी पड़ती है। जैसे मान लो कि मेरा जो गुड्स है वो गुड्स मेरा मंगवाना पड़ता है मुझे आसाम से, ठीक है, और एक तो पूरा ट्रक होगी तभी वो गुड्स आएगा, ऐसे नहीं होगा कि 2 बॉक्स मंगवा लिए 4 बॉक्स मंगवा लिए, पूरा ट्रक गुड्स मैं ऑर्डर करूंगा तो ही वहां से ट्रक लोड होके आएगी, खर्चा इतना ज्यादा लगता है। तो मैं क्या करता हूँ कि स्टॉक जब भी मंगवाऊंगा तो पता है ना क्या मंगवाऊंगा, मैं स्टॉक 3-6 महीने का एक साथ ही मंगवाऊंगा, तो मैं स्टॉक का स्टोरेज ज्यादा करता हूँ, होल्डिंग ज्यादा रखता हूँ जानबूझ के। क्यों ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए स्टॉक मंगवाना आसान नहीं है, तो मेरा बिजनेस इस टाइप का है, तो मैं 3-6 महीने का स्टॉक जानबूझ के एक्स्ट्रा इकट्ठा करके रखता हूँ, जिसमें ज्यादा मेरा पैसा फंस जाता है, फिर वो सेल तो उस अकॉर्डिंग ही होगी, तो मेरा टर्नओवर तो सिर्फ 2 टाइम्स 3 टाइम्स आ रहा है, जबकि मेरा एक कोई और कंपटीटर हो सकता है जो स्टॉक आसपास से लोकल से ही परचेज कर लेता है, तो उसका तो क्या दिक्कत है, अभी ऑर्डर दिया थोड़ी देर में गुड्स आ जाएगा, तो उसको 3 महीने का क्यों मेंटेन करने की जरूरत है। तो ये सारी
मेरा सप्लायर क्या है, कहाँ है, क्या लोकेशन है, क्या नहीं है, मंगवाने की कॉस्ट क्या आ रही है, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे भी ये रेशियो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब हमारे काम के नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिंपली बस नॉर्मल रेशियो निकालना है। और आपका खाली कभी भी ये नहीं पूछेगा कि ए कंपनी का अगर 12 टाइम्स है तो अच्छा बुरा बताओ। आपको जब भी अच्छा बुरा पूछेगा हमेशा 2 कंपनी देगा, तो 2 कंपनी में से जिसका ज्यादा है आपको उसका अच्छा बोलना है बस। जिसका रेशियो ज्यादा आ रहा है वो अच्छी है बस, और जिसका कम है वो खराब है। इतना ही फंडा है। कभी भी एक का अपने को नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें आइडियल है ही नहीं। करंट रेशियो एक का भी पूछ सकता है, एक कंपनी का करंट रेशियो आ रहा है 1.5, आपको पूछेगा अच्छा बुरा क्या है, तो आप बोल दोगे कि अच्छा नहीं है क्योंकि आइडियल 2 से कम है। यहाँ पे आइडियल कुछ है ही नहीं, इसलिए हमेशा 2 कंपनी देख करके पूछेगा कि अच्छा बुरा बताओ। तो ये उसके अंदर ये कमेंट है आपका, जिसका ज्यादा है उसका अच्छा है। चलो अभी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आज हम एक ही रेशियो डिस्कस करेंगे, अभी इसकी 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कल बाकी बचे हुए तीनों कर लेंगे हमने, क्योंकि वो इससे रिलेटेड ही है, सारे टर्नओवर है। तो अभी आपको टर्नओवर का कंसेप्ट समझ आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन है, 5 डाटा दे रखा है और थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा। ओपनिंग लिखू ना मतलब समझ लेना ओपनिंग इन्वेंट्री है ये, और कुछ नहीं है। क्लोजिंग लिखूं मतलब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो इसका मतलब क्या समझे, कभी हमारे पास 90,000 का सामान होता है, कभी 1,10,000 का होता है, कभी उसके बीच में होता है। ऑन एन एवरेज आपको पता चल जाएगा कि कितना होता है। परचेज दे रखी है, वेजेस दे रखा है, ठीक है, कैरीज इनवर्ड है, कैलकुलेट आईटीआर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलो करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख। 3.2 3.2 गलत है। 3 times. 3 times. 3 टाइम्स, हाँ ये ठीक लग रहा है। हुआ क्या सबका? चलो देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन Yes, यूज sir, नहीं 3 करना होता है। times. 3 टाइम्स आ रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज नहीं करना होता है अपने को, इसका यूज खाली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम निकालने के लिए कर सकते हैं। तो अभी अपने पास जीपी तो है नहीं कि जीपी घटा के कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल लूं, तो फिर वो डायरेक्ट तरीका लगाना पड़ेगा। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है अपने पास यहाँ पे, वेजेज है डायरेक्ट, और कोई खर्चा ही नहीं है। कैरीज इनवर्ड है ना, सॉरी, कैरीज माइनस क्लोजिंग, ये आपका आ गया सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कितना आया, 3 lakh. ये कर लो ना, 3 लाख। ठीक है, तो ये अपने आप सोल्व कर लेना इसको। तो उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं। आपने साल भर में 3 लाख का सामान बेचा है, ठीक है, सेल्स आपने उसको 3 लाख वाले को आपने 4 में बेचा, 5 में बेचा, उससे मतलब नहीं है। मैं नीचे एवरेज इन्वेंट्री ले रहा हूं, एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट पे है, तो ये भी मेरा कॉस्ट पे होना चाहिए, इसलिए सेल्स नहीं लेते यहाँ पे। ठीक है, कभी ऐसी मजबूरी हो जाए कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल ही नहीं सकते, अपने को कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उसने, तो फिर अल्टरनेटिवली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेकर के अप्रोक्सीमेट काम करते हैं हम लोग। अदरवाइज हमेशा यहाँ पे ऊपर आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख, तो ये आपका आ गया 3 टाइम्स। ठीक है, कोई कमेंट नहीं, बस 3 टाइम्स निकाल के छोड़ना है, कोई कमेंट नहीं करना। कमेंट तभी करना है जब 2 कंपनीज हो। हालांकि ये अच्छा नहीं है, ये रेशियो खराब है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम 2017 के अंदर आ रखा है। जीपी और दे रखा है इसमें, और ये दे रखा है एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स दे रखा है, और लास्ट इंफॉर्मेशन जीपी है 25% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट आईटीआर। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। 12 times. 12 टाइम्स। देखो फिर से मुझे आईटीआर के लिए चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड में एवरेज इन्वेंट्री। चाहे क्वेश्चन कोई भी करो, हर बार फॉर्मूला लिखना है, हर बार फॉर्मूला लिखना है। तो एवरेज इन्वेंट्री तो ये दिख रहा है सामने, 28 और 52 को जोड़ू मैं तो 80, 80 का एवरेज हो गया 40। अब ये रही बात कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मेरे पास में 6 लाख, उसमें से माइनस करना है मुझे जीपी। जीपी है 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट मेरे पास है नहीं, मेरे पास में क्या है, सेल्स है। तो वो आपका फंडा काम आएगा जो आपको हमेशा समझाएगा, कॉस्ट को 100 मान लेंगे, तो जीपी आपका 25 हो गया, 100 का 25%, तो सेल्स आपका 125 हो गया, और एक्चुअल में सेल्स कितना है, 6 लाख है। तो ये इससे आपका चाहे तो डायरेक्ट कॉस्ट निकाल लो, चाहे तो जीपी निकाल लो। ये आ गया 1,20,000, जीपी आ गया 1,20,000, तो इसका मतलब सीओजीएस हो गया 480। ठीक है, जिन्होंने डायरेक्टली 25% निकाला 6 लाख का, वो गलत हो गया उनका, और ये 12 टाइम्स सही है।